अब हमारे पास अगली एंटी कैंसर ड्रग आ जाती है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपको याद होगा, मैंने एक चीज बोली थी कि एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, यानी कि ये सेल साइकिल के किसी स्पेसिफिक फेज के ऊपर एक्ट करेंगी, उस फेज को इनहिबिट करवाएंगी, डिमिनिश करवाएंगी, ताकि सेल साइकिल प्रॉपरली प्रोग्रेस ना कर सके। सेल साइकिल प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं करेगी तो जाहिर बात है ट्यूमर सेल प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, अपने आप वो डिवाइड नहीं करेगा, वो रिग्रेस कर जाएगा, उसका प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, आम जुबान में। अब हम बात करें कुछ एंटी मेटाबोलाइट की, तो उसमें हमारे पास मीथोट्रेक्सेट आता है। मैंने ये नेगेटिव का साइन डाल के लिखा है DHFR। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव इनहिबिट कर रहा है किसको? डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हमें थायमिडोलाइट की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। थायमिडोलाइट बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए का। जब ये नहीं बन पाएगा, डीएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए नहीं बना, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी, सेल को डीएनए चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो सेल ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। हो गया हमारा इफेक्ट अचीव। उसके बाद इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका रीनल एस्केप होता है फ्रॉम द बॉडी। क्लिनिकल यूजेस में बात करें तो हमारे पास कोरियो कार्सिनोमा। मैंने क्लिनिकल यूजेस इसमें बहुत से हैं, मैंने सिर्फ वो हाईलाइट किए हैं जो किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफाइड है। कोरियो कार्सिनोमा, इससे पहले हमने किसी का क्लिनिकल यूज नहीं पढ़ा। कोरियो कार्सिनोमा क्लिनिकल यूज है किसका? मीथोट्रिक्सेट का। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है उसके अंदर वो आपको एंटी मेटाबोलाइट भी लिख सकता है, मीथोट्रिक्सेट भी लिख सकता है, और कोई और एंटी मेटाबोलाइट भी लिख सकता है। आपने वहां एंटी मेटाबोलाइट पे टिक नहीं करना, आपने वहां मीथोट्रिक्सेट पे टिक करना है। कोरियो कार्सिनोमा इज ट्रीटेड बाय मीथोट्रिक्सेट। उसके बाद हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रोमाटाइड आर्थराइटिस, सोरियोसिस वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होता है। टॉक्सिसिटी में अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो हमने पढ़ा था हम ल्यूकोवोरिन देंगे और इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर लेंगे, जिसको हम ल्यूकोवोरिन एस्केप भी कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में वो रेस्क्यू थेरेपी में पढ़ा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसके बाद पहला एंटी मेटाबोलाइट हो गया मीथोट्रिक्सेट, ठीक है। और दूसरा एंटी मेटाबोलाइट हमारे पास आता है 6-मरकैप्टोप्यूरिन या थायोगुआनिन। थायोगुआनिन या 6-मरकैप्टोप्यूरिन की बात करें तो ये हमारे पास, मैंने देखा नेगेटिव डाल के लिखा हुआ है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं, हम इनको प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए कुछ बेसिस से मिलकर बनता है, वो बेसिस प्यूरिन भी हो सकती हैं, पायरामिडीन भी हो सकती हैं। अब आपने डीएनए की बेसिस की मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर रही है, आप डीएनए की बेसिस ही नहीं बना रहे। जब डीएनए की बेसिस नहीं बनेंगे, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, आपका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो अचीव हो गया, ट्यूमर सप्रेस हो रहा है, ट्यूमर आगे अपनी कॉपीज नहीं बना रहा। अब होता क्या है कि ये हमारे पास ये जो दोनों ड्रग्स है ना, 6-मरकैप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन, ये प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है? बोथ ड्रग्स आर एक्टिवेटेड बाय हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेजेस, यानी HGPRTase ये एंजाइम है। ये आपने बायोकेम में पढ़ा होगा सेकंड ईयर के अंदर कि ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब ये जो एंजाइम है ये इन दोनों ड्रग्स को एक्टिवेट कर देगा। इस ये जो HGPRTase है इसने 6-मरकैप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन को एक्टिवेट करवा दिया। अब एक्टिवेट करवाने से क्या हुआ है कि टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड्स बने। उन टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड्स ने हमारे पास वो वाले एंजाइम्स जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी थे उनको इनहिबिट कर दिया। पहले आपने याद रखना है कि 6-मरकैप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन कर क्या रहे हैं? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं। अब वो इनहिबिट करते कैसे हैं? वो HGPRTase एंजाइम की मदद से एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे टॉक्सिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाए जिन्होंने जाके प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया। ठीक होगी बात। अब इनकी रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होगी? अगर HGPRTase की डेफिशिएंसी है, HGPRTase की डेफिशिएंसी या डिक्रीज एक्टिविटी से क्या होगा कि ड्रग एक्टिवेट ही नहीं हो रही। ड्रग एक्टिवेट ही नहीं हो रही तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट ही नहीं कर पाएगी। ठीक होगी। या दूसरा तरीका क्या, अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस की मदद से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करवा के ड्रग को इनएक्टिवेट। फार्माकोकाइनेटिक्स में उसने कहा ओरल बायोअवेलेबिलिटी है इसकी, ठीक है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे देते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल यूजेस में हमारे पास CML है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया दो ड्रग ट्रीट कर रही है। पहली तो 6-मरकैप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन जो कि एंटी मेटाबोलाइट है। दूसरा हमारे पास एल्काइलेटिंग एजेंट्स में से ब्यूसल्फिन। आगे चलें, आगे हम बात करते हैं तो 5-फ्लोरोयूरासिल आती है। 5-फ्लोरोयूरासिल भी थायमिडोलाइट सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। थायमिडोलाइट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कैसे? बाय इनहिबिटिंग थायमिडोलाइट सिंथेस। जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेसिस डीएनए का कंपोनेंट, बिल्कुल उसी तरह थायमिडोलाइट भी डीएनए का कंपोनेंट है। आप जब डीएनए का कंपोनेंट ही नहीं बन पा रहा तो डीएनए भी नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, सेल के अंदर डीएनए नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या उसने किया है कि 5-फ्लोरोयूरासिल किसको इनहिबिट कर रही है? थायमिडोलाइट सिंथेस को।
फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक में ये आता है कि ये हमारे पास बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंक्लूडिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब तक हम जितनी भी बातें ड्रग्स की कर चुके हैं उसके अंदर तमाम ड्रग्स ऐसी थी जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पेनिट्रेट कर रही थी। आगे जाके एक ऐसी ड्रग आएगी जो सीएसएफ के अंदर एंटर नहीं करती। इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये केराटोसिस के अंदर सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा, इसके देखें और यूजेस भी लिखे हैं लेकिन मैंने वही हाईलाइट किए हैं जो इस ड्रग के रिलेटेड हैं। यानी केराटोसिस बाकी ड्रग्स नहीं कर रही, केराटोसिस ट्रीट करना है तो 5-फ्लोरोयूरासिल 2 जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है। सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा ट्रीट करना है तो 5-फ्लोरोयूरासिल 2 जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है, जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। साइटेराबीन की बात करें तो साइटेराबीन हमारे पास है तो एंटी मेटाबोलाइट ही, लेकिन ये एस फेज के ऊपर एक्ट करती है। अब ये एस फेज के ऊपर एक्ट करके पायरामिडीन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही है। डीएनए की सिंथेसिस के लिए दोनों चाहिए, प्यूरिन भी और पायरामिडीन भी। दोनों में से अगर एक भी डेफिशिएंट है, एक भी बन नहीं पाई तो नतीजा क्या होगा? डीएनए नहीं बना तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, सेल आगे प्रोग्रेस ही नहीं करेगा। अब इसका काम क्या है कि ये पायरामिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, यानी कि ये पायरामिडीन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं। प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट कर रहा था? हमारे पास 6 मरकेप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन। और पायरामिडीन को कौन इनहिबिट कर रहा है? पायरामिडीन के मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट कर रहा है? साइटेराबीन। कहां पर एक्ट करके? एस फेज पर एक्ट करके। अब हम आगे चलें तो ये हमारे पास क्या क्या काम करवाता है कि एस फेज ऑफ द सेल साइकिल पे एक्ट करते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है, एलोपेशिया और माइलोसप्रेशन है, ये सब अगर किसी का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं याद आ रहा, मैंने हालांकि एक एक स्पेसिफाइड टॉक्सिक इफेक्ट हाईलाइट किया, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा तो ये तीनों तो लिख ही दो बॉस एंटी कैंसर ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स के अंदर। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो पैंक्रियाटिक कैंसर। अब पैंक्रियाटिक कैंसर का तुम लोगों ने पहले पीछे किसी ड्रग में ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा आपने, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि पैंक्रियाटिक कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग दोगे तो आप क्या नाम लोगे? कि हम साइटेराबीन देंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब ये अभी तक हम एंटी मेटाबोलाइट्स ही पढ़ रहे हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास अगली आती है जेमसिटाबीन। जेमसिटाबीन क्या करती है कि जेमसिटाबीन हमारे पास, जेमसिटाबीन इज डीऑक्सीसाइटेरिडीन एनालॉग दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। वो कह रहे हैं जेमसिटाबीन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि हम उसको उसकी डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, अब उसको जब वो अपनी डाइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो हम उसको कह देंगे जेमसिटाबीन डाइफॉस्फेट। अब ये जेमसिटाबीन डाइफॉस्फेट जो है, जेमसिटाबीन डाइफॉस्फेट एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से इनहिबिट हो सकती है जिसको हम कह देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। जेमसिटाबीन शादी दोगे तो वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने के लिए क्या किया? डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा के उसको नाम दे दिया जेमसिटाबीन डाइफॉस्फेट और कह दिया कि ये अब ड्रग एक्टिवेट हो गई है। आप इस ड्रग को इनहिबिट करने के लिए कौन सा एंजाइम दोगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या कर रहा है कि ये हमारे पास जेमसिटाबीन डाइफॉस्फेट इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया ड्रग ने एक्टिवेट होके। जब ये ड्रग एक्टिवेट होकर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस है वो अपने आप कम हो जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स हमें किसके लिए चाहिए? अगेन डीएनए की डेवलपमेंट के लिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, ताकि सेल साइकिल में ग्रोथ हो सके। क्लिनिकल यूजेस में बात करें, पैंक्रियाटिक कैंसर है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में इसकी न्यूट्रोपीनिया है। न्यूट्रोपीनिया आपने पहले किसी की टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ी, लेकिन न्यूट्रोपीनिया अगर आपसे पूछ ले किसकी टॉक्सिसिटी है तो जेमसिटाबीन की है। जेमसिटाबीन का मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेमसिटाबीन पहले एक्टिव नहीं होती, वो अपनी डाइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक्टिव होती। एक्टिव होकर वो करेगी क्या कि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिवेट इनहिबिट करवाएगी। जब वो उसको इनहिबिट करवाएगी तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पाएंगे, वो न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाएंगे, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा तो अपने आप ट्यूमर की सप्रेशन हो जाएगी।